बच्चे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग सीए फाउंडेशन में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 4 पेपर्स आप लोगों को देने हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपका फर्स्ट पेपर है। हंड्रेड मार्क्स कवर करता है। और पेपर 2 आपका बिजनेस लॉ एंड बीसीआर, ये भी 100 मार्क्स कवर करता है। अब ये जो पेपर 2 है आपका, इस पेपर 2 के 2 पार्ट हैं, एक है बिजनेस लॉ और एक है बीसीआर। अब ये बीसीआर क्या है? बीसीआर की फुल फॉर्म है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अब ये जो पेपर 2 है, इसके जो ये 2 पार्ट डिवाइडेड हैं, इसमें जो बिजनेस लॉ का पार्ट है वो 60 मार्क्स कवर करता है, और ये जो बीसीआर है ये 40 मार्क्स कवर करता है। अब आपको ऐसा लगेगा कि बीसीआर 40 मार्क्स का है तो लेस इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपसे कहूँगा मेरे बच्चे, ये 40 मार्क्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बिजनेस लॉ का है, उससे बहुत कम डिफ़िकल्टी लेवल बीसीआर का है। 40 मार्क्स का ये जो आपका सेकंड पार्ट है, ये भले से बिजनेस लॉ के कंपैरेटिवली कम मार्क्स रखता हो, बट इसका जो, अगर आप इस एरिया को पढ़कर चले जाएंगे तो आपका इस पेपर को इजीली पास करना और इजीली मोर देन 50 प्लस लेकर आना आप लोगों के लिए आसान होगा। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि अगर किसी का बिजनेस लॉ में हाथ तंग है, उसको बिजनेस लॉ थोड़ी कम समझ में आती है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग उसको इस एग्ज़ाम में मोर देन 50 प्लस मार्क्स दिलाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब जो बिजनेस लॉ एंड बीसीआर है, बिजनेस लॉ को पेपर 2A कहा जाता है और बीसीआर को पेपर 2B कहा जाता है। अब आज से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के रोज़ या ऑल्टरनेटिव डेज में हम लोग हर एक चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि आप लोग यहाँ पर, अगर 40 मार्क्स का ये सिलेबस है, तो कम से कम 25 प्लस मार्क्स यहाँ पर लेकर आ सकें, ताकि आपको बिजनेस लॉ में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत ना पड़े अपने पासिंग मार्क्स स्कोर करने के लिए। समझ में आती है बात? चलिए, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा, चैप्टर 1 नंबर 1 से शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन से। देखो, ये चैप्टर आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली अपने बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12th में कहीं ना कहीं पढ़ा ज़रूर होगा। बिजनेस स्टडीज़ में एक चैप्टर हुआ करता था डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग चैप्टर में 4 कंपोनेंट हुआ करते थे: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, और उन्हीं में से एक हुआ करता था कम्युनिकेशन। तो अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ को ढंग से पढ़ा और इस चैप्टर को अगर पढ़ा हुआ होगा, तो इस चैप्टर का कंटेंट आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर नज़र आएगा इस कम्युनिकेशन वाले पार्ट से। बट स्टिल, अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ को क्लास 12th में नहीं भी पढ़ा हुआ, तो आपको इस चैप्टर को यहाँ पर मैं बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाऊँगा, और आप लोगों के लिए यहाँ पर इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो बिना किसी टेंशन के शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है और कम्युनिकेशन कहते किसे हैं। ठीक है जी, सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं कि कम्युनिकेशन बेसिकली कहा किसे जाता है। देखिए बेटा, 2 पर्सन है, एक है सेंडर और एक है रिसीवर।
सेंडर कहते हैं उस पर्सन को जो कम्युनिकेट करना चाहता है, और रिसीवर कहते हैं उस पर्सन को जिससे ये कम्युनिकेट करना चाहता है। सेंडर इज द पर्सन जो कम्युनिकेट करना चाहता है, जो अपनी बात को कन्वे करना चाहता है, और रिसीवर उस पर्सन को कहा जाता है जिसको वो बात कन्वे की जा रही है। लेकिन कम्युनिकेशन में सिर्फ रोल सेंडर का नहीं होता। आपको ऐसा लगता होगा सर कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी सिर्फ सेंडर की है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा रोल एक सेंडर का कम्युनिकेशन के अंदर होता है, उतना ही बड़ा रोल रिसीवर का भी कम्युनिकेशन में होता है। जब तक सेंडर और रिसीवर दोनों इफेक्टिवली अपने अपने पार्ट को नहीं निभाएंगे तो कभी भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता। जैसे कि सेंडर अपनी बात को कहना तो चाह रहा है और सेंडर अपने तरीके से पूरी कोशिश कर कर अपनी बात को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा रहा है, जैसे आपके टीचर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसीवर रिसीवर उसकी बात को सुनना ही नहीं चाह रहा, रिसीवर उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देना चाह रहा। जैसे कि स्टूडेंट्स करते हैं कि टीचर उन्हें कितना भी अच्छा समझा दें, टीचर उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश कर लें, लेकिन उनको एक कान से बात सुननी है और दूसरे कान से बात निकालनी है। तो रिसीवर के उस गैर जिम्मेदाराना तरीके की वजह से कम्युनिकेशन कभी भी पूरा नहीं हो पाता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कम्युनिकेशन में सेंडर एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, तो इसी तरीके से रिसीवर को भी उतनी ही अहम भूमिका इस कम्युनिकेशन के अंदर निभानी पड़ती है। और कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर दोनों के पार्ट से ही पूरा होता है। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। अब मैं आपको कम्युनिकेशन का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, कम्युनिकेशन को आपसे पूछा जाए कि कम्युनिकेशन कहते किसे हैं, तो आप अपने जहन में सोच तो लेंगे कि कम्युनिकेशन है क्या। लेकिन कम्युनिकेशन को डिफाइन करने के लिए आपके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते। तो इसीलिए मैं आपको वो प्रॉपर वर्ड्स बताना चाहता हूँ और उन वर्ड्स को आप जहन में रखेंगे। चलिए, सेंडर ने रिसीवर के साथ क्या करना चाहता है? सेंडर करना चाहता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहा मैंने? अगर आपसे कोई पूछे कम्युनिकेशन क्या है, तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है भाई, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंडर कोई बात सेंडर के पास कोई इंफॉर्मेशन है और वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीवर के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, और इसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा कम्युनिकेशन क्या है? अभी देखो, अभी मैं आपको जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर इस डेफिनेशन को हम थोड़ा और बड़ा करेंगे ताकि हम जो जो डिटेल इस डेफिनेशन में देना चाहते हैं वो सारी डिटेल इस डेफिनेशन में दे सकें। तो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, छोटी छोटी करके हम यहाँ पर डेफिनेशन को बिल्डअप करेंगे। तो मैंने क्या कहा, कम्युनिकेशन क्या है? आप कहेंगे सर, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कितना आसान है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन बेटा देखो, मेरी बात सुनो। आप जब भी किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो सिर्फ आपके दिल में जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन किस किस तरीके से हो सकती है? सर, वो इंफॉर्मेशन बहुत तरीके से हो सकती है। जैसे हम कोई आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, हम कोई थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, हम कोई फीलिंग्स एक्सचेंज कर रहे हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो अब आप मुझे बताइए, अब आप लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप और भी इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एटसेट्रा।
बहुत सी चीज़ें हैं जो सेंडर और रिसीवर आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं आती, उसमें आपके आइडियाज़ भी आ जाते हैं, आपके थॉट्स भी आ जाते हैं, आपकी फीलिंग्स भी आ जाती हैं, एट्सेट्रा। सर अब तो डेफिनेशन पूरी हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेशन का एक बहुत अहम हिस्सा आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। आपने कहा कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां आप इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एटसेट्रा इन सबको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। बिल्कुल। बट सर अभी मैं इस डेफिनेशन में कुछ और पार्ट ऐड करना चाहता हूं, करिए। मुझे एक बात बताइए, आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई थॉट या कोई फीलिंग, कोई भी चीज़ जब आप आपस में एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज करने के लिए सेंडर और रिसीवर के बीच में एक मीडियम होता है। क्या होता है, मीडियम। मीडियम माने सर, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, आपको याद आया यार मुझे अपने दोस्त को कुछ बात बतानी है ना। आपने सडनली व्हाट्सएप उठाया, व्हाट्सएप के अंदर उसको मैसेज किया और जो भी बात आपको उससे कहनी थी आपने कह दिया। तो आपने इंफॉर्मेशन हो, आइडियाज़ हो, थॉट्स हो, फीलिंग्स हो, पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपने एक्सचेंज कर दिया। लेकिन एक्सचेंज किसके थ्रू किया, एक मीडियम के थ्रू किया। वो जो आपका व्हाट्सएप है वहाँ पर, वो एक तरीके का क्या है, मीडियम है। अगर आप अपने दोस्त के सामने खड़े हुए हैं तो आप उससे फेस टू फेस अपने इंफॉर्मेशन को, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को, इन सब को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो वो जो फेस टू फेस है वो उस टाइम पर आपका मीडियम है। मैं आप लोगों से अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहा हूं तो यूट्यूब या फिर जो भी ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है वो क्या है, एक मीडियम है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, बट किसी चैनल की या फिर किसी मीडियम की हेल्प से। तो आप यहां पर इस डेफिनेशन के अंदर और ऐड कर सकते हैं, हाँ जी, थ्रू सम मीडियम। थ्रू सम मीडियम। अब मीडियम को ना आप चैनल भी कह सकते हैं, एक जरिया जिसके थ्रू आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो बेटा अब डेफिनेशन देखो बड़ी होती चली जा रही है। देखो सर, डेफिनेशन याद करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आपके डेफिनेशन आपके जहन में रहेगी, और फिर इस डेफिनेशन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो बेसिक पॉइंट हैं, जिनके ऊपर इंस्टीट्यूट आपको हाईलाइट करके आपसे सवाल पूछता है, उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो मैंने यही कहा कि कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट, फीलिंग एट्सेट्रा एक्सचेंज करने का प्रोसेस, जो आप एक्सचेंज किसके थ्रू कर पाते हैं, थ्रू सम मीडियम। सर अब तो डेफिनेशन पूरी हो गई, बिल्कुल हो गई पूरी। बस एक लास्ट लाइन मुझे यहां पर ऐड करनी है, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। बस ये जो लाइन मैंने आपके सामने लास्ट में लिखी है ना, लोग कम्युनिकेशन को यहां तक तो अच्छे से समझ जाते हैं और वो पहले से समझते भी हैं, लेकिन ये जो लास्ट में मैंने ऐड किया है ना, टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। देखो मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ समझाई, सेंडर अपनी बात को अच्छे से कहना चाहता है और वो अच्छे से कह भी रहा है, लेकिन रिसीवर उसकी बात को अगर नहीं समझ पाया तो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। क्योंकि कम्युनिकेशन वर्ड बना है किससे, कम्युनिस्ट से। और कम्युनिस्ट का मतलब बताऊं क्या होता है बेटा, कॉमन। यानी कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन कहा ही इसलिए जाता है कि यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर कर, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर कर, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर कर, दोनों सेंडर और रिसीवर आपस में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर पाएँ। और कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं, सेंडर जो चीज़ समझाना चाहता है वही चीज़ रिसीवर समझ पाए।
अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाई ना, आप बताना कुछ और चाहते हैं लेकिन सामने वाला समझ कुछ और रहा है, तो आपके कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। क्योंकि आप दोनों यानी सेंडर और रिसीवर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तो कर गए, व्यूज़ एक्सचेंज तो कर गए, लेकिन दोनों आपस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पाए। तो इसी चीज़ को कम्युनिकेशन कहा जाता है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं किसी मीडियम के थ्रू। और मीडियम के थ्रू ये काम कौन कर रहा है? सेंडर और रिसीवर। क्यों कर रहे हैं? टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। बात खत्म हो जाती है। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। आप चाहें तो अब इस डेफिनेशन को खुद अपने जहन में दोहरा सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोच सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। सर ने बताया कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन के साथ क्या क्या आ सकता है? आइडियाज़ आ सकते हैं, थॉट्स आ सकते हैं, फीलिंग आ सकती हैं, एक्सेट्रा। हाँ जी, किसके थ्रू? थ्रू सम मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू। किसके बीच हो रही है कम्युनिकेशन? बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। और क्यों हो रही है? टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आप इस तरीके से अपने आप को ही डेफिनेशन सुना सकते हैं। आपको मेरी बात अच्छे से होपफुली समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चे देखिए, मैं जो भी लिख रहा हूँ इसके प्लीज़ आप लोग नोट्स लेते रहिएगा। बिल्कुल भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में लिख लेंगे। आप साथ साथ काम करते हुए चलिए। आज आपने सोचा है पढ़ने बैठे हैं तो प्लीज़ पढ़ने बैठिए। अगर कोई चैप्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है तो आप भी उसे ख़त्म करके उठिए यार। लेक्चर लेने से कुछ नहीं होगा, उसे हाथ के हाथ ख़त्म करिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब मैंने कम्युनिकेशन के बारे में आपसे थोड़ी बहुत बात कर रही है। अब मैं आपसे ज़रा किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए अब जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा, ज़रा ज़रा मुझे पेन का कलर चेंज करने दीजिए। हाँ जी, मैं अब बात करूँगा लैंग्वेज की। देखो मैं और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमसे कोई पूछता है ना कम्युनिकेशन, यार उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। हम लोगों का दिमाग ना बस एक ही चीज़ पे जाता है, अच्छा मतलब उसकी इंग्लिश अच्छी होगी यार, है ना, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो मतलब उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, उसे इंग्लिश समझ में अच्छी आती होगी, उसे इंग्लिश बोलनी अच्छी आती होगी। तो ये लैंग्वेज को आज के टाइम पर हम लोग एक बहुत बड़ा बैरियर समझते हैं। देखो बेटा, मैं यहाँ पर ना बिल्कुल भी जज्बाती बातें नहीं करूँगा कि हिंदी हमारी भाषा है ना, तो हमें इंग्लिश को एक पैरामीटर नहीं कंसिडर करना चाहिए। देखो मेरे बच्चे, यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि यू हैव टू वर्क इन द मल्टीनेशनल कंपनी। और अगर आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है तो आपको ये लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में जो कल्चर है वहाँ पर बिजनेस इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो मैं इस बारे में ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को इंग्लिश बोलनी ज़रूरी आनी चाहिए और आपको हिंदी बोलना कम कर देना चाहिए। बात इस चीज़ की नहीं हो रही, यहाँ पर हम सेंटी नहीं हो रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। समझ में आती है बात ये नहीं? अगर मैं इन जनरली बोलूं तो लैंग्वेज को एक बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं मानना चाहिए। बट अगर मैं आपकी बात करूं दैट यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अगर एज अ प्रोफेशनल आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपके लिए ये लैंग्वेज बैरियर ख़त्म होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज में इंग्लिश को आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज। और मल्टीनेशनल कंपनी में लोग भी मल्टीनेशनल होते हैं, जहां पर आप अपनी हिंदी भाषा में इजीली अगर उन लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू शुड बी अ गुड स्पोकन इन इंग्लिश लैंग्वेज। समझ में आती है बात या नहीं आती? चलिए बहरहाल बातों को खत्म करते हैं, सिलेबस से रिलेटेड बात करते हैं। मैं फिलहाल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। तो लैंग्वेज को मैंने क्या कहा कि भाई देखो, लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन मीडियम है। लैंग्वेज क्या है? मोस्ट कॉमन मीडियम। आज मैं और आप कोई ना कोई भाषा जानते ज़रूर हैं जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम इशारों के अंदर तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, इशारे बहुत सी जगह ऐसे होते हैं जहाँ इस्तेमाल करने ज़रूरी होते हैं। आप सब अपने दिमाग में इमेजिन भी कर रहे होंगे कि कौन कौन से इशारे आप लोग करके एक दूसरे को समझाते हैं। बट स्टिल
लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट कॉमन मीडियम है जिसके थ्रू, जिसका इस्तेमाल करके यूज टू कम्युनिकेट, जिसका इस्तेमाल कर कर आप लोग कम्युनिकेट करते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? और जैसा कि मैंने कहा कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ़ यू वांट टू वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी है। समझ में आती है बात या नहीं? अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना। और हमारा जो सब्जेक्ट है ये इंग्लिश को लेकर ही है, तो मैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आप लोगों को ना बताऊं तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। देखो इंग्लिश ना दो तरीके की होती है, एक होती है जनरल इंग्लिश और एक होती है हमारी बिजनेस इंग्लिश। समझ में आती है बात या नहीं? एक होती है जनरल इंग्लिश और एक होती है हमारी बिजनेस इंग्लिश। जो भी मैं लिख रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ उसके नोट्स लेते रहिएगा, ठीक है जी। अब देखो, चाहे जनरल इंग्लिश की बात हो या बिजनेस इंग्लिश की बात हो, दोनों में एक बात तो कॉमन है कि दोनों ही फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है बेटा? फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन, किंतु, परंतु जनरल इंग्लिश वो है जो आप अपने डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं, और डेली यूज में इस्तेमाल करने के साथ साथ ये सिंपल होती है और कॉम्प्लेक्स नहीं होती, लेस कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस इंग्लिश की, तो ये यूज होती है यूज एट वर्क प्लेस। आप जहां काम करते हैं वहां इसका इस्तेमाल होता है। समझ में आती है बात या नहीं होती? और ये कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल होती है। समझ में आती है बात या नहीं है? देखो बेटा, बिजनेस की अपनी एक अलग ही भाषा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको मेरी बातें समझ में आती जाएंगी, लेकिन जो भी लिख रहा हूँ आप उसे नोट करते रहिएगा। ये सब आप ये समझिए कि मैं इसे इंस्टीट्यूट के मॉडल, आपके मॉड्यूल से लिख रहा हूँ, और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से लिखी हुई बात आपके एग्जाम में 100% आती है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो ये मैंने बातें लिखी लैंग्वेज को लेकर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन, तो बेटा चैप्टर के नाम के साथ साथ हमने कम्युनिकेशन के मतलब को समझ चुके हैं ऑलरेडी, कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग एटसेट्रा एक्सचेंज करने के प्रोसेस को कहा जाता है। और ये काम हम एक मीडियम के थ्रू करते हैं, और मीडियम जो इस्तेमाल होता है वो सेंडर और रिसीवर यूज़ करते हैं ताकि वो आपस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकें। अब हम हेडिंग डालेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कम्युनिकेशन कितने तरीके की होती है, लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले दो बेसिस तैयार करूंगा। मैं कम्युनिकेशन को बहुत से नाम देने वाला हूँ, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेकिन बेटा हर नाम देने के पीछे पहले एक बेस होता है। आप याद कीजिए, आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाया जाता था, आपसे कहा जाता था कि ये एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये एक एप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब इनको आप ये तीनों नाम जो दे रहे होते थे वो किसके बेसिस पे देते थे? एंगल के बेसिस पर। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल क्या नाम है, सारे एंगल आपके 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक भी एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा चला गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लेकिन यहीं पर आप ट्रायंगल को ये नाम भी दे रहे होते थे, आइसोसेलेस, आप दे रहे होते थे इक्विलेटरल, आप दे रहे होते थे क्या नाम है, भैया तो ट्रायंगल ही नहीं साला, हाँ जी, आप दे रहे होते थे स्केलिन, दो साइड्स बराबर हैं आइसोसेलेस, तीनों साइड्स बराबर हैं क्या नाम है इक्विलेटरल, और तीनों में से एक भी बराबर नहीं है तो स्केलिन। तो ये क्या था? ये साइड्स के बेसिस पर आपने नाम दिए। तो जब भी आप किसी भी चीज़ की टाइप्स पढ़ते हैं तो टाइप्स को पढ़ने से पहले आपको उनके बेसिस को समझना पड़ता है। ऐसे ही मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा बेसिस के आधार पर। पहले मैं दो बेसिस बनाऊंगा। पहला बेसिस जो होगा वो होगा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, और दूसरा होगा बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस
एंड स्टाइल, बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। चलिए जी, तो अगर बात करें चैनल्स के आधार पर, कम्युनिकेशन चैनल्स के आधार पर, तो चैनल्स के आधार पर तीन तरीके के नाम दिए जाते हैं कम्युनिकेशन को। एक को कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक को कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और एक को कहा जाता है विजुअल कम्युनिकेशन। देखो, बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल की बात मैं बाद में करूंगा, पहले इन तीनों को खत्म करूंगा, फिर उसके बाद हम पर्पस एंड स्टाइल के ऊपर आएंगे। तो बेटा देखो, पहले हम समझते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, और तीसरा हम पढ़ेंगे कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है जी, तो आप लोग बेटा पहले यहां पर हेडिंग डालेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करते वक्त आप वर्ड्स और लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वर्ड्स एंड लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर भी आप कम्युनिकेट करेंगे, है ना। अक्सर होता है, नहीं होता कि हम कुछ इशारों इशारों में बात कह देते हैं, वहाँ ना वहाँ आपने वर्ड्स इस्तेमाल किए, ना वहाँ आपने लैंग्वेज इस्तेमाल किया, दिल की बात को दिल के थ्रू पहुँचा दिया, कभी कभी उंगलियों के थ्रू, कभी कभी आप सब जानते हैं यार, बड़े बड़े बच्चे हो तुम, है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वहां पर आप वर्ड्स और लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं और फिर एक दूसरे से अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जहां पर आपको वर्ड्स और लैंग्वेज का इस्तेमाल ही ना करना पड़े, या तो वो नॉन वर्बल होगा या फिर वो विजुअल होगा। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो पहले वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में लिख लेते हैं। तो बेटा वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखेंगे इट involves the use of words and language। क्या कहा मैंने? It involves the use of words and language। ठीक है ना, in delivering the message। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सी बात थी यार, वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ है ही नहीं। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब सर वर्बल कम्युनिकेशन हमें समझ में आया कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स एंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल सही समझे मेरे मुन्ना, बिल्कुल सही समझे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वर्बल कम्युनिकेशन भी दो तरीके से होती है। आप वर्ड्स और लैंग्वेज इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी बात को लिख कर समझाते हैं। अब मुझे बताओ, जब वो लिख कर समझा रहे हैं तो भी तो वर्ड्स एंड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, बस बोल नहीं रहे, लिख के समझा रहे हैं। आप किताबें पढ़ते हैं तो आप मुझे बताइए वो क्या है? वो वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। कुछ लोग आपको अपनी बात को बोल कर समझाते हैं, वर्ड्स और लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसमें बोलना पसंद करते हैं। जैसे मैं आपको लिख के भी समझा रहा हूं और बोल के भी समझा रहा हूं, तो मेरा जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल कम्युनिकेशन है, और वो वर्बल कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में भी जा रहा है और ओरल फॉर्म में भी जा रहा है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो सर रिटन और ओरल में क्या लिखें? अरे कुछ भी लिख दो भाई। यहां पर आप लिखेंगे रिटन आज के टाइम पर कैसे होता है? इट इंक्लूड्स लेटर्स, documents, emails, reports, handbooks, SMS, है ना, एटसेट्रा। बहुत तरीके हैं यार रिटन कम्युनिकेशन के। बट ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन में होते हैं स्पोकन वर्ड्स। समझ में आती है बात? ये नहीं, स्पोकन वर्ड्स इधर फेस टू फेस और टेलीफोनिकली। जैसे आज के टाइम पर हम कॉल कर देते हैं, वॉइस चैट भेज देते हैं, बहुत तरीके हैं यार ओरल कम्युनिकेशन करने के।
बात समझ आती है नहीं आती? होप सो आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आएगा। सॉरी, वर्टिकल कह दिया, वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है सर? जब आप कम्युनिकेट करने में वर्ड्स और लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन भी कितने तरीके से होता है? रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, ज़रा इसको ज़रा नोट करिएगा। वर्बल कम्युनिकेशन इज द ईजीएस्ट, बहुत आसान है, फास्टेस्ट, बहुत तेज है, एंड मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। असल में ये 1 मार्क में पूछ ले कि बताओ सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या, आप बताएंगे भाई वर्बल कम्युनिकेशन है। समझ आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखेंगे एसेंशियल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो ज़रा ये देखिए मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने पहला बेसिस चुना कम्युनिकेशन चैनल। यानी आपने माध्यम के आधार पर कम्युनिकेशन की टाइप्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लैंग्वेज को एक मीडियम बनाते हैं, अगर आप लैंग्वेज को एक मीडियम बनाते हैं तो आपका वो कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन आप लैंग्वेज को, वर्ड्स को मीडियम ना बनाकर अगर कम्युनिकेट करते हैं तो या तो वो नॉन वर्बल होगा या वो विजुअल होगा। दोनों के अंदर पढ़ेंगे क्या चीज़ है। लेकिन वर्बल के अंदर भी 2 तरीके आपने पढ़े, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। और अब आप ओरल कम्युनिकेशन के कुछ एसेंशियल्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। जब भी आप किसी से फेस टू फेस या टेलीफोनिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ओरली कम्युनिकेट करते हैं, यानी आप अपनी बात को सामने वाले को बोलकर समझा रहे हैं, आप उससे बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको ओरल कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। सर जैसे क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज प्रोनंसिएशन। असल में होता ऐसा है कि आप किसी वर्ड को अगर गलत तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो सामने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपकी किसी वर्ड को बोलने की सही प्रोनंसिएशन नहीं होगी तो सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या बोलकर चले गए। यार समझ में आती है बात या नहीं आती? एक बार मुझको मेरे टीचर ने बताया कि जब अकाउंट्स पढ़ा रहे थे तो एसेट्स बताया, एसेट्स। अब एक कोई और बंदा आता और मुझसे कह रहा असेट असेट असेट, मैं क्यों पता नहीं यार क्या कह रहे हैं, हमने तो ये वर्ड ही पहली बार सुना है, असेट असेट, ये क्या पूछ रहे हैं। फिर बाद में जब उसने बताया कि मैं असेट क्या कहना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे क्लियर हुआ, अच्छा ये एसेट्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो गलत प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का जो तरीका अगर गलत होता है तो आप सामने वाले की बात को समझ ही नहीं पाते, वो बेसिकली आपको समझाना क्या चाह रहा है। समझ में आती है बात या नहीं आती? चलिए एक और चीज, वोकैबुलरी। हाँ जी, आपको अक्सर इंग्लिश बोलने में परेशानी ग्रामर की वजह से कम, वोकैबुलरी की वजह से ज़्यादा आती है। आपसे कुछ कहा जाए भाई कि 2 ज़रा लाइनें इंग्लिश में बोलकर बताओ, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। देखो इंग्लिश को हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, एक तो इंग्लिश ही हम पढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ आप लोग इंग्लिश को लेकर अगर प्रॉब्लम समझेंगे तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अक्सर होता क्या है कि हम अपने दिमाग में सेंटेंसेस तो बना रहे होते हैं, ग्रामर को जोड़ जाड़ के कि हाँ जी इज एम आर यहाँ आएगा, है ना, आई एन जी यहाँ आएगा, लेकिन आप फिर भी वो काम ढंग से नहीं कर पाते।
अब दिक्कत इस चीज़ की है, बच्चा ये समझता है कि मुझे ग्रामर की दिक्कत है। असल में दिक्कत तो उसे ग्रामर की भी आती, उसे ग्रामर भी नहीं है, बट स्टिल जो लोग ग्रामेटिकली चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल उन लोगों को ओरल कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि बिकॉज दे ऑल हैव शॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी। उनके पास वर्ड्स की जो भंडार है ना, वर्ड्स का जो वो जो शब्दकोश होता है वो जो है वो एक तरीके से कम है। उनको समझ नहीं आता कि हम इस चीज़ को इस वक्त पर क्या बोले हैं। वोकैबुलरी कहते हैं बेटा आपका ये जो जो बंडल ऑफ वर्ड्स है ना, जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं बोलते वक्त, आपको चीज़ों को किस चीज़ को क्या कहना है अगर आपको वो पता ही नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ में आती है बात या नहीं आती? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ऑकवर्ड। समझ में आती है बात या नहीं है? अब जब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से ये हो जाते हैं कि हाँ जी मुझे इस चीज़ पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मुझसे यहाँ पर गलती हो रही है, तो इसका मतलब आप वहाँ पर क्या हो गए, कॉन्शियस। समझ आई? मतलब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अक्सर चीज़ों को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं होती। समझ में आती है बात या नहीं आती? चलिए और आगे बढ़ते हैं। सर एक तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक तरीके से स्पोकन ग्रामर। देखो अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि बहुत सौ की ग्रामर अच्छी होती है लेकिन वोकैबुलरी बेकार होती है, और बहुत सौ की दोनों ही बेकार होती हैं। उनको मालूम ही नहीं मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है जी, मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो ग्रामेटिकली भी आपको सही होना पड़ेगा, तभी आप लोग ओरल कम्युनिकेशन प्रॉपरली कर पाएंगे। ये बात सिर्फ हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज में बात करें, अगर आपको उसकी ग्रामर पर्टिकुलरली नहीं आती होगी तो आप अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे। समझ में आती है बात या नहीं आती? और एक और चीज़ डी, हाँ जी, लिसनिंग स्किल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बात को अच्छे से समझाना चाहते हैं तो आपको दूसरे की बात को अच्छे से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक, अब जैसे कि हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं तो आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। अगर आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, वो समझा कैसे जाता है, सामने वाले को सुन के। अगर आप सामने वाले को ढंग से सुनेंगे नहीं तो उसकी बात, उसकी प्रॉब्लम आप समझेंगे नहीं, और अगर आप वो बात समझेंगे नहीं तो आप अच्छे से उस चीज़ को समझा नहीं पाएंगे। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब मेरी बात सुनो, दो लोगों के बीच में अक्सर मैंने सुना है, हस्बैंड वाइफ्स के बीच में मसला क्या है, दोनों अपनी अपनी बात को समझा रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं रहे होते, क्योंकि एक दूसरे को सुन नहीं रहे होते, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती। और फिर वो कहते हैं चलिए जी, नाउ वी आर डिसाइडेड टू बी सेपरेटेड, वी आर डिसाइडेड टू बी डिवोर्स्ड। समझ में आई बात नहीं? क्यों? क्योंकि आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है एक दूसरे को। समझ में आती है बात या नहीं आती? चलिए एक और चीज़, प्रेजेंटेशन। अगर आपको अपनी बात को समझाने का एक तरीका है, प्रेजेंटेशन है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीज़ों को प्रॉपरली प्रेजेंट करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं ताकि आप मेरी बात को अच्छे से समझ सकें। तो ओरल कम्युनिकेशन में प्रेजेंटेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। समझ में आती है बात या नहीं? तो ये मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे एसेंशियल्स लिखे जो ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप लोगों को होप सो मेरी बात अभी तक समझ में आई होगी। देखो मेरे बच्चे, मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप कोई भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जब भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करा करें ना, तो पीछे जाकर एक बार उसको देखा करें कि हाँ जी अब तक मैंने क्या क्या पढ़ लिया। खुद ही अपने आप को समझाएं, हाँ जी मैं क्या क्या समझ चुका हूँ। उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ते वक्त ही मल्टीपल रिविजन हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि सर ने सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन समझाया। कम्युनिकेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट प्रोसेस, और सॉरी थॉट, फीलिंग एटसेट्रा। किसके थ्रू? एक मीडियम के थ्रू। किसके बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच में। क्यों? कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। सर ने हमें लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन मीडियम है अपनी बात को कम्युनिकेट करने का। अब इंग्लिश के अंदर मैंने दो चीज़ें बताई, एक जनरल इंग्लिश, एक बिजनेस इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश डेली लाइफ में यूज़ की जाती है, सिंपल होती है और थोड़ी लेस कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन जो बिजनेस इंग्लिश आप यूज़ करते हैं उसे वर्क प्लेस, ऑफिस में यूज़ किया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स भी होती है और वो टेक्निकल भी होती है, इसीलिए उसे सीखना भी पड़ता है।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो मैंने आपको दो पार्ट बनाए, एक कम्युनिकेशन चैनल के आधार पर और एक पर्पस और स्टाइल के आधार पर। कम्युनिकेशन चैनल के आधार पर हमने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और विजुअल कम्युनिकेशन है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब आप वर्ड्स और लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। अगर आप वर्ड्स और लैंग्वेज के बिना भी कम्युनिकेट कर सकते हैं तो या तो वो नॉन वर्बल होगी या विजुअल होगी, वो उसके अंदर पढ़ लिया जाएगा। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन को भी दो तरीके से, या तो उस चीज़ को लिख के समझाओ या बोल कर समझाओ। अब लिख के समझाओ का मतलब क्या हुआ, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, एसएमएस और कई तरीके होते हैं लिखकर बातों को कम्युनिकेट करने के। लेकिन ओरल में क्या होता है, स्पोकन वर्ड्स, या तो फेस टू फेस, टेलीफोनिकली या वॉइस रिकॉर्ड, और भी आज के टाइम पर वेरियस माध्यम है जहां पर आप ओरली अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर रहा हूं और ओरल कम्युनिकेशन भी कर रहा हूं। समझ आई बात? लेकिन एक बात है, चाहे वर्बल की बात हो, नॉन वर्बल की बात हो या विजुअल की हो, कि वर्बल कम्युनिकेशन ईजीएस्ट है, फास्टेस्ट है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका है कम्युनिकेट करने का। और ओरल कम्युनिकेशन के एसेंशियल में आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, वोकैबुलरी अच्छी हो, स्पोकन ग्रामर हो, लिसनिंग स्किल हो और प्रेजेंटेशन हो। देखो मेरी बात सुनो, मैं जो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ना, एसेंशियल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये आप खुद से फील करते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 3 बातें आप खुद अपने आप में अपने अंदर फील करते हैं, यार मैं ना चीज़ों को ढंग से प्रोनाउंस करूँ, मेरे पास ना अच्छी वोकैबुलरी हो, मेरे पास जितने ज़्यादा मेरी डिक्शनरी में जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो मैं उतना ज़्यादा कूल लगूंगा, है ना, बी कूल, है ना। और मेरी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपने बचपन से फोकस किया लेकिन आज तक आपको नहीं आती। मल्टीपल टाइम्स आपने अपनी ग्रामर्स को सही करने की कोशिश करी लेकिन प्रेजेंट टेंस से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए और प्रेजेंट टेंस भी भूल गए। ठीक है जी, चलिए कोई मसला नहीं। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर सीखने को मिली कि आपकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और आपका अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए तो ये हमने वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे, हाँ जी, सेकंड पॉइंट बता देंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब इसके बारे में आपको कुछ समझाते हैं। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पेपर के लिए नहीं, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी बताता हूं कैसे। ठीक है बेटा, तो सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बड़ा बता दो जरा, एक्साइटमेंट हो रही है। देखो लिखेंगे इसके बारे में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 2 बातें लिखवाऊंगा, जरा ध्यान से लिखिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस of communicating by sending and receiving wordless messages। बहुत ही बढ़िया बात लिख दी सर, क्या लिखा आपने, वर्डलेस मैसेजेस। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेट करने का तरीका है जहां पर आप वर्डलेस मैसेजेस के थ्रू अपने आप यानी सेंडर और रिसीवर आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस है, जैसे कि सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस। ओहो, वर्डलेस मैसेजेस क्या होते हैं सर, वर्डलेस मैसेजेस क्या होते हैं बेटा, वर्डलेस मैसेजेस आपसे बेहतर कौन नहीं जानता। आप कैसे कैसे इशारे अपने दोस्तों को करते हैं, अपने ख़ास दोस्तों को करते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। समझ में आती है बात या नहीं? तो वर्डलेस मैसेजेस को यूज करके जब 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसी को कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो, अब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में ना, मैं जानता हूं अभी तक पूरी तरीके से सोच नहीं पाए हैं। अभी बहुत सी बातें हैं जो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में नहीं पता। हाँ, बेसिक आइडिया तो आपको लग गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा बताना चाहता हूँ। पहले आप मोटी मोटी बात कर लेते हैं। सर अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखो मेरे बच्चे क्या करती है,
these messages can हेल्प को बेटा देखो एड भी कहा जाता है, ठीक है ना, कैन हेल्प वर्बल कम्युनिकेशन। ये बात, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने आपको लिखवाई है यहाँ पर। देखो होता क्या है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प करता है। ये बात आपको तब पता लगेगी जब मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती कितने तरीके की है। फिर आप कहेंगे हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, मतलब अगर आप किसी से फेस टू फेस यानी सामने वाला बंदा आपको देख पा रहा है और आप उससे स्पेशली ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर ओरली कम्युनिकेट करते वक्त आपके अंदर से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मिसिंग होगी ना, तो जो आप समझाना चाह रहे हैं उसका मीनिंग सामने वाले को ढंग से समझ में नहीं आएगा। अभी मैं बताता हूं कैसे। हाँ जी, पेन किंग चेंज करते हैं। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसे हम कहते हैं फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और मैं बताऊं इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज। क्या कहा जाता है इसे? बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा, सर हम पेपर में क्या करना है, पेपर में ये याद करके ले। भाई पेपर के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप लोग इस चैप्टर को समझने में फोकस कीजिए, समझने पर फोकस कीजिए, पेपर की बात बाद में होगी। समझ में आती है बात या नहीं आती? बस अब ये टेंशन हटा दीजिए, चैप्टर को पहले समझिए, फिर उसके बाद में पेपर की बात करेंगे। चलिए जी, मैंने क्या कहा? बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, gestures and other physical signatures। देखो मेरे बच्चे, मैं आपको अब क्या समझा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स कहते हैं इंसान के हाव भाव को, ठीक है जी। फिजिकल सिग्नेचर, कोई भी फिजिकल सिग्नेचर मतलब आपकी बॉडी से आने वाला साइन कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, लेकिन यार कॉपीराइट्स इशू आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। देखो, मान लेते हैं एक क्रिकेट ग्राउंड पे एक पोस्ट मैच कन्वर्जेशन होती है। पोस्ट मैच कन्वर्जेशन है ना, ऐसा होता है जब मैच खत्म हो जाता है ना, तो जो दोनों टीम्स के प्लेयर्स, क्या नाम है, मतलब एक टीम जीत जाती है, एक टीम हार जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, एक ना पोस्ट मैच कन्वर्जेशन होती है, उसके अंदर दोनों टीम के कैप्टन्स को बुलाकर उनसे बात की जाती है। समझ में आई बात या नहीं आती? अब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, है ना, इनका एक मैच होता है और उसमें इंडिया एज यूजुअल जीत जाती है। अब पोस्ट मैच कन्वर्सेशन में इंडियन कैप्टन को बुलाया जाता है बात करने के लिए। तो आपको, अब देखो यहां पर बहस नहीं चल रही कौन जीता कौन हारा, बस बात को ध्यान से सुनना, मुद्दा समझने पे फोकस करो। जब इंडियन कैप्टन उस पोस्ट मैच कन्वर्सेशन में बात करेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएगा। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इस बात को अपने आप जाहिर कर रहे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो क्या बोल रहा है आप उस पर कम फोकस करेंगे, लेकिन उसके जो जेस्चर्स हैं, जो उसके हाव भाव हैं, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। तो उसको देखकर आपको क्या लगेगा कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन यहीं अगर पाकिस्तान टीम का कैप्टन, जो एक लूजिंग टीम है,
समझ में आती है बात या नहीं आती? उसका कैप्टन वहाँ जाएगा, वहाँ वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेगा कि हमने बहुत एफर्ट्स किए, हमारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्म करी, मैच क्लोज था, पिच थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, वो बहुत सी टेक्निकल और बहुत सी बातें बोल रहा होगा, लेकिन उसके शोल्डर्स डाउन होंगे, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज उसे दिखा रही होगी कि वो इस वक्त बहुत मायूस फील कर रहा है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे होंगे कि उसको इस वक्त अच्छा फील नहीं हो रहा है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो ये सारी चीज़ें ही फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती हैं। समझ आई मेरी बात या नहीं? अब आप मुझे बताइए, उसकी ये बॉडी लैंग्वेज, उसके ये फेशियल एक्सप्रेशन, उसके वो जेस्चर्स क्या उसके वर्बल कम्युनिकेशन को हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। समझ आई बात नहीं? आप जब मायूस होकर कोई बात कह रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपकी आंखों में आंसू होते हैं, तो आपके अल्फाज से ज़्यादा आपके आंसू उस बात को बयां करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? दिस इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसकी हेल्प से आप अपनी बात को दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। समझ आती है बात या नहीं आती? तो सर एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो समझ में आ गई, जिसे हम कह रहे हैं फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और कौन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है और बताते हैं जी। बी पार्ट, पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज, सर पैरालैंग्वेज क्या है? देखो बेटा, पैरालैंग्वेज के अंदर क्या क्या आता है? द पैरालैंग्वेज कहते हैं द वे यू से समथिंग, द वे यू से समथिंग। पैरालैंग्वेज कहा जाता है बोलने का तरीका। देखो, आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो वो है वोकैबुलरी, आप वर्ड्स को अच्छी तरीके से बोल रहे हो वो है प्रोनाउंसिएशन। समझ में आती है बात नहीं? आप सेंटेंसेस प्रॉपरली बोल रहे हो वो है प्रॉपर ग्रामेटिक्स। समझ में आती है बात या नहीं आती? लेकिन आपके बोलने का तरीका वो पैरालैंग्वेज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात समझाता हूँ। अगर आपके फादर आपसे एक बात बोले, बेटा इधर आइए प्लीज, देखा उनके उनके शब्दों के अंदर मिठास थी, मेरे बच्चे प्लीज इधर आइए। अब आप समझ गए कि आपके फादर आपको बुलाएंगे और आपसे प्यार भरी बातें करेंगे, लेकिन आपके फादर आपसे कहें हाँ भाई इधर आओ, आप समझ जाएंगे अब तोड़ाई लगने वाली है। द वे यू से समथिंग, आप एक्चुअल में वर्ड्स दोनों जगह सेम थे, इधर आइए या इधर आओ, समझ आई? मतलब वही निकलता है, लेकिन बोलने के तरीके से, वॉइस क्वालिटी से, उनकी पिच से, उनकी टोन से, उनके स्टाइल ऑफ स्पीकिंग से आपको पता लग गया अब तोड़ाई होने वाली है। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड है ना, जब ये दो मिट्ठू शुरुआत में मिलते हैं ना, तो ये बड़े रात रात तक बातें करते हैं। हाँ जी, 4 घंटे 5 घंटे लगातार इनकी बातें ख़त्म नहीं होती। इनकी आंखों में वो चमक होती है, इनकी बातों में, इनकी आवाज़ में वो करारापन होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है फिर शुरू होता है अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, यानी ये आ रहा है लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप बात तो कर रहे हैं लेकिन आप अपनी वॉइस क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहा है, आप अपने टोन पे ध्यान नहीं दे रहा है। समझ में आती है? आपका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग बदल गया। तो बेसिकली ये क्या है, आप बात तो कर रहे हैं लेकिन आपकी बात करने का तरीका बता रहा है कि यार आप लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? आप समझिए पैरालैंग्वेज क्या है। पैरालैंग्वेज लैंग्वेज से कई बढ़कर है, आपके वर्ड्स और आपकी लैंग्वेज से कई बढ़कर है। द वे यू से समथिंग। समझ आती है बात या नहीं आती? अब जैसे मेरी बात को सुनिए, अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, हाँ जी मेरे बच्चों, तो आज आपको कम्युनिकेशन पढ़ाना है मुझे, है ना, तो इसका मतलब पिच कितनी डाउन है, टोन कितनी बुरी है। लेकिन मैं चिल्ला के पढ़ाने लग जाऊँ, पिच बहुत ज़्यादा हाई कर लूँ, तो इससे एक अलग मैसेज जाता है। पिच, टोन, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ये बड़ा मैटर करता है अपनी बात को दूसरे के सामने रखने में। तो पैरालैंग्वेज किसे कहते हैं? द वे यू से समथिंग। किसे कहते हैं बेटा? द वे यू से समथिंग। चलिए, इसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर आप लिख सकते हैं द वे यू से समथिंग के अंदर वॉइस क्वालिटी, आप इसके अंदर लिख सकते हैं पिच। पिच कहते हैं आवाज़ को, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ एक नॉर्मल पिच पर बोल रहा हूँ,
हल्की हल्की भी बोल सकता हूँ, बहुत तेज़ भी बोल सकता हूँ। ये पिच होती है, समझ में आई बात? ये नहीं, कभी कभी हम किसी किसी वर्ड पर क्या देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी, मैंने कहा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट, फीलिंग एटसेट्रा थ्रू सम मीडियम। अब देखो, थ्रू सम मीडियम, मैंने स्ट्रेस दिया कि मैं मीडियम को हाईलाइट करना चाहता हूँ, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मैं बताना चाहता हूँ, स्ट्रेस दे के बताना चाहता हूँ, हाँ जी, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे? तो पैरा लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे बच्चे। वॉइस क्वालिटी हो गई, पिच हो गई, स्ट्रेस हो गया, ठीक है जी। और क्या कह सकते हैं आप इसके अंदर? स्टाइल, टोन, है ना। अभी मैंने वो फादर वाला एग्जाम्पल दिया था, वो टोन बदल गई थी उनकी। स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, है ना। अभी आप आपस में दोस्त बात कर रहे हो तो बोलने का तरीका, अंदाज अलग होता है। अभी आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, ये लड़की किसी लड़के से बात कर रही है, तो बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो इन ऐसा लगता है कि इन दोनों से ज़्यादा जंगली आदमी कोई है ही नहीं। लेकिन अभी यहीं पर ही अपोजिट जेंडर से बात करने लग जाएं तो ऐसा लगेगा माशाल्लाह, क्या तो बचपन से माँ बाप ने सीख दी है। हाँ जी, समझ में आती है बात, ये नहीं आती? दिस इज़ द पैरा लैंग्वेज, समझे मेरे बच्चे? तो मैंने आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक तो बताया फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, आपके हाव भाव, बेसिकली आपकी बॉडी से नजर आता है, तो इसे कहते हैं फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होती है पैरा लैंग्वेज, बोलने का तरीका, समझे कि नहीं समझे? चलिए, आज के ज़माने में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और भी होती हैं। चलिए पहले मैं बताता हूँ सिंबल्स, है ना। अब देखो बेटा, सिंबल्स की बात मैं क्या ही करूँ, मैं इसके बारे में कुछ लिखूंगा नहीं ना, आपको बताऊंगा। आप कुछ सिंबल्स जानते हैं, आपका दोस्त आपसे फालतू की वो करे, है ना, वो करे तो आप उसे एक सिंबल दिखा देते हैं, समझ आई बात? नहीं, आपका महबूब कोई आपको मिल जाए तो आप उसे भी कुछ सिंबल दिखा देते हैं। तो सिंबल होते हैं बेटा, उसके थ्रू अपनी बात को समझा दिया जाता है। चलिए मैं अगर सही तरीके की बात करूं, जैसे ही कोई आदमी हाथ जोड़ लेता है तो वो समझ जाता है कि बारी प्रेयर करने की है, पूजा करने के लिए, वो दुआ के लिए हाथ उठा देता है तो आप आदमी समझ जाता है कि भाई ऊपर वाले से दुआ कर रहा है। वो क्रॉस बना देता है तो वो समझ जाता है भाई जीसस के आगे क्या नाम है, प्रे कर रहा है। तो सिंबल्स जो हैं वो एक तरीके से बताते हैं कि आप क्या काम करने वाले हैं, समझ आई बात? ये नहीं आती? तो सिंबल भी एक तरीके से आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। चलिए जी, फिर उसके बाद हम और लिख सकते हैं, हाँ जी, एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन, सर एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या है? एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या है बेटा? आज के टाइम पर ना लोगों ने अपनी बातों को बताने का तरीका बदल दिया है ना। लोग अपनी बातों को आज के टाइम पर बोल कर नहीं समझाते, वो समझाते हैं आर्ट फॉर्म्स के थ्रू, है ना। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सी आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि डांस। वो डांस इस तरीके से ग्रुप वो डांस का कोरियोग्राफी करता है, वो अपने डांस के थ्रू लोगों को बातें समझाना चाहते हैं। पेंटिंग, आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग पेंटिंग्स को खड़े खड़े पढ़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि साला इस पेंटिंग में इस पेंटर ने क्या ब्रश चलाए हुए हैं इधर से उधर। और बहुत से लोग उसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को उस पेंटिंग को रीड करना आता है, समझना आता है। समझ आती है बात या नहीं आती? बहुत से लोग अपने म्यूज़िक के थ्रू आज के टाइम पर एक दूसरे को क्या करते हैं, कम्युनिकेट। देखो किसी भी आर्ट फॉर्म के थ्रू अगर कुछ भी कम्युनिकेट किया जा रहा है तो वो एक तरीके की एस्थेटिक कम्युनिकेशन है। समझ में आती है बात या नहीं आती? चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस, अब मुझे एक बात बताओ, आपकी अपीयरेंस जो है ना, अपीयरेंस वो सबसे पहले नोटिस की जाती है, फर्स्ट थिंग टू बी नोटिस्ड, फर्स्ट थिंग टू बी नोटिस्ड। इसीलिए कहते हैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ ना तो प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड होकर जाओ, क्योंकि आप वहाँ पर क्या बोलने वाले हो, क्या कहने वाले हो, क्या समझाने वाले हो, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल में घुसेंगे, इंटरव्यूअर आपको देखेगा, सबसे पहले आपकी अपीयरेंस उसके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ेगी। समझ में आती है बात या नहीं? तो अपीयरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी बहुत सी चीज़ों को क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, चलिए अपीयरेंस के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेरे बच्चे, ऐसा है कि आप अक्सर देखते हो कि रात को आप नाइट पजामाज वगैरह पहन लिए ना, और आपने अपने दोस्त को नाइट पजामाज में देख लिया, समझ आया सोने जा रहा है भाई साहब। कभी उसी को बिल्कुल तैयार होते हुए देख लिया आपने, हाँ यार किसी फंक्शन को अटेंड करने जा रहा है ना। आपने उसे फॉर्मल पहने हुए देख लिया, भाई क्या ऑफिस जा रहा है क्या,
समझ आई बात नहीं? आपने उसे कभी कैजुअल पहने हुए देख लिया, क्या वो भाई डेट पे जा रहा है क्या? तो यानी अपीयरेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सी चीज़ें क्या कर देती है, कम्युनिकेट कर देती है। आप क्या ड्रेस करे हुए हैं, ड्रेस कोड आपका समझा देता है कि हाँ जी आपने बेसिकली आप क्या कॉन्टैक्ट, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इज दिस? चलिए, आज बेटा देखो 1 घंटा पूरा हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा नहीं। आपको 1 घंटे का लेक्चर ही मुझे डिलीवर करना था आज, ठीक है ना? तो आप लोग जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो उसको एक बार आप प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा। बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।